नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड के हिंदी के पेपर पे बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन आने हैं और उन्हीं में से आएंगे, ये मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों पे ऐसे बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे पूछा जाएगा कि युग शुक्ल युग के लेखक, ऐसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद, ये शुक्ल युग के। भारतीय युग में आपको ये प्रताप नारायण मिश्र का इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक है, तो भारतीय युग के हैं। भारतीय हरिश्चंद्र उस लेखक के हैं। शुक्लोत्तर युग या प्रगतवादी युग में आप देखेंगे हजारी प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, नंदुलारे वाजपेयी। अच्छा, जो लेखक हैं, लेखकों के कृतियां जो हैं, जैसे कि प्रेमचंद हैं, उनका गोदान, गबन, जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामी, कंकाल, चंद्रगुप्त, इंद्रजाल, कामायनी, आजाद। फिर आपके रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा, और ये भी आ सकता है रामचंद्र शुक्ल के बारे में कि आलोचक। तो आलोचक जो है हिंदी में शुक्ल युग में जो मुख्य आलोचक थे वो रामचंद्र शुक्ल जी थे। इसके बाद बात आती है मथुरानाथ शुक्ल का पंचांग दर्शन, पांडे बेचन शर्मा अपनी खबर, भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र, रामरज बेनीपुरी गेहूं और गुलाब, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, मोहन राकेश लहरों के राजहंस, अमृत राय कलम का सिपाही, जयप्रकाश भारती आपके, एक मिनट थोड़ा सा, जयप्रकाश भारती, ये आपका जयप्रकाश भारती, अनंत आकाश, भगवत शरण उपाध्याय साहित्य और कला, फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, जयशंकर प्रसाद, इंद्रजाल, कामायनी, आजाद शत्रु। और हरिवंश राय बच्चन का आप ये भी कर सकते हैं, अगर काव्य में आएंगे तो मधुशाला। ठीक, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। और अब वो चीजें क्या हैं, देखिए, सबसे पहले बात तो हमारे पास कुछ पुरानी चीजें हैं जिनको पूछना अगर आ जाए कि राजा लेखक, देखिए दो राजा लेखक हुए हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए, राजा लेखक दो ही हुए हैं, तो दो राजा लेखक अगर हम देखें, दो राजा लेखक, तो दो राजा लेखक कौन कौन से हैं, ये ध्यान करना पड़ेगा आपको। एक तो राजा लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह, और राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। ठीक, ये आपके हो गए, ये भी आ जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है, जैसे आपका नासिकेत उपाख्यान है, नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र ने लिखा है। रानी केतकी की कहानी इंसान खां, प्रेम सागर लल्लू लाल, सदा सुख सागर सदा सुख लाल। तो ये चार भी आपके इंपॉर्टेंट है। अगर नासिकेत उपाख्यान किसका है, और आपका तो रानी केतकी की कहानी क्या है, इंसान खां। ठीक, नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र, ये ध्यान रखिएगा, सदल मिश्र। उसके बाद आपका आता है कि प्रेम सागर लल्लू लाल, और सुख सागर सदा सुखलाल। और उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आराम आराम से बता रहा हूं, आप आराम आराम से नोट करते जाइएगा, लिखने में थोड़ा सा हाथ मेरा दिक्कत कर रहा है। देवकी नंदन खत्री, ये जो है, ये नाम आपका किस चीज के लिए ज्यादा है, चंद्रकांता संतति, ये देवकी नंदन खत्री का ये है। और भूतनाथ, भूतनाथ और चंद्रकांता संतति किसकी है, देवकी नंदन खत्री की है। इसमें श्रृंगार रस मंडन, जरा ये कुछ मैं फिर से आपको नोट करा देता हूं। जैसे श्रृंगार रस मंडन,
ये कौन है? विट्ठलनाथ। कौन से हैं? विट्ठलनाथ। ये आप लिख लीजिएगा। ये देवकी नंदन खत्री खत्री के हैं आपके भूतनाथ और चंद्रकांता संतति। संतति ये हो गए आपके। इसके बाद आपका जो आता है, देखिए, इंसान खा खान, सदल मिश्र, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। सदल मिश्र, सदा सुखलाल, लल्लू लाल। ये थोड़े पुराने हैं लेकिन बेटर है। ये इंशाल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। सदल मिश्र का जो आ जाएगा वो क्या है? नासिकेतोपाख्यान है। नासिकेतोपाख्यान। ठीक। सदा सुखलाल, सुख सागर, लल्लू लाल, प्रेम सागर। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हो गए आपके। इसके बाद अगर बात करें हम तो साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनकी एक साहित्य लोचन है और भाषा योग वशिष्ठ। क्या है? भाषा योग, सॉरी, भाषा योग वशिष्ठ नहीं, भाषा, बल्कि इसको आप रहन दें, आप लिख सकते हैं भाषा विज्ञान, या इतना ही रखिए, साहित्य लोचन। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि ठलुआ क्लब गुलाब राय मेरी असफलताएं। गुलाब राय पे आ जाते हैं। डॉक्टर गुलाब राय, इनकी क्या है? ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। इसके बाद आते हैं महाभट्ट की आत्मकथा अशोक के फूल, हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हम हजारी प्रसाद क्यों लिख रहे हैं? तो यहां पर ये इनका आ जाएगा अशोक के फूल और माणभट्ट की आत्मकथा। अशोक के फूल और माणभट्ट की आत्मकथा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी जो मैं बता रहा हूं। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। ठीक। निराला की साहित्य साधना, चलिए ये चीज हो गई। आगे हम लोग आते हैं तो
एक चीज और है, इसमें आपको तैयार क्या करना है, तैयार करना है उपन्यासकार। ठीक, ये तैयार कर लीजिएगा। साहित्यकार, ठीक, नाटककार, ये इस बार आने वाली चीज है। तो इसमें कम से कम तीन तीन नाटककार, तीन साहित्यकार और तीन उपन्यासकार, जैसे कि प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद हैं, ये लोग क्या हैं, उपन्यासकार हैं, इन पर ध्यान रखिएगा। रेखा चित्र, महादेवी जो है, रेखा चित्र के लिए महादेवी को लिखिएगा। रेखा चित्र पे महादेवी वर्मा, इनका पहली बात तो अगर महादेवी वर्मा को आप देखेंगे तो इनका एक आता है गिल्लू, सॉरी गिल्लू, और उसके बाद आपका आ जाएगा मेरा परिवार, मेरा परिवार। अब इसके बाद कहानी, नाटककार और कहानीकार, ये बस तीन तीन आप तैयार कर लीजिएगा अपनी बुक से, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर आई। अब इसके बाद अगर हिंदी पद्य में हम आ जाएं, तो हिंदी पद्य में आपको जैसे कभी कभी आ जाता भक्ति काल, तो भक्ति काल को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहले इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक हो गया। भक्ति काल को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक सगुण और एक निर्गुण, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। इसका मतलब क्या हुआ, सगुण भक्ति धारा का मतलब होता है जब मूर्ति पूजा यानी किसी के साकार रूप की पूजा होती है तो उसको सगुण भक्ति धारा कहते हैं, और निर्गुण में क्या होता है, निराकार परमात्मा की पूजा। अब सगुण में आप देखिए, सगुण में आप जब आएंगे तो आपको सूरदास, तुलसीदास, नरोत्तम दास पुरी, रसखान, मीराबाई, ये सब लोग सगुण भक्ति धारा। अब सगुण भक्ति धारा में भी दो धाराएं हैं। पहली धारा क्या है, रामाश्रयी, और दूसरी कृष्णाश्रयी यानी जिसको हम प्रेमाश्रयी बोलते हैं। रामाश्रयी में तुलसीदास हो गए, नरोत्तम दास पुरी हो गए, और इसमें मीराबाई, रसखान, सूरदास और बिहारी लाल, ये लोग जो हो गए ये कृष्णाश्रयी के हैं। और ऐसे कौन है, रहीम और कबीर हमारे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा जो चलेगा रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमारे चार युग, तीन युग होंगे, बल्कि चार युग बोल सकते हैं, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग, यानी कि जिसको प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। तो इनका कितने से कितने टाइम तक हुआ है ये आप तैयार कर लेंगे। अब बात आते हैं, जैसे कुछ चीजें हैं जो आपको पाठ्य पुस्तक में मिलेंगी। साहित्य लहरी, पहले हम सूरदास, साहित्य लहरी, ठीक, उसके बाद गीतावली और वैराग संदीपनी, तुलसीदास, गीतावली और वैराग्य संदीपनी, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं युगांत युगवाणी, सुमित्रानंदन पंत, पंत, युगांत और युगवाणी,
इसके बाद आ जाते हैं हम लोग चिदम्बरा, लिख सकते हैं यहां पर एक चिदम्बरा भी लिख दें। इसके बाद आएंगे हम लोग दीप शिखा महादेवी वर्मा। वर्मा, दीप शिखा, ठीक है। और रश्मि। इसके बाद आते हैं माखनलाल रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी के जो हैं आप लेंगे तो हिम तरंगिणी, और हम लोग ले लेते हैं पथिक मिलन। पथिक मिलन और हिम तरंगिणी, ठीक। इसके बाद आते हैं मैथिली शरण गुप्त पे है यशोधरा, द्वापर, पंचवटी। शरणगुप्त, यशोधरा, द्वापर और पंचवटी, ठीक है। उसके बाद एक पतंग अनंत से अशोक वाजपेयी। एक पतंग अनंत से, ये हो गया। अब जैसे आपका आ गया ललित ललाम। अब यहां पर देख लें मती राम की है ललित ललाम। उसके बाद आ गया रामचंद्रिका। केशवदास क्या है, राम चंद्रिका। ये मैसेज में एक महाकाव्य है साकेत, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। इसके बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, आपको जैसे रीतिकाल के दो कवि याद रखने हैं, ठीक है। रीतिकाल के आप याद कर लेंगे, आधुनिक काल कर लेंगे, भारतीय युग कर लेंगे, द्विवेदी युग के कर लेंगे, छायावादी के, इनके दो दो कवि कर लेंगे, सभी के दो दो कवि कर लेंगे। देख लीजिए इसको, ये क्लियर है, नोट कर लीजिए, ठीक। तो आगे की ओर चलते हैं। अब आपको बताएंगे गद्यांश कौन कौन से आ सकते हैं, जो इसको कर लीजिए। गद्यांश में सबसे पहले अगर हम आएंगे तो पाठ मित्रता से है। कौन से पाठ है, मित्रता। मित्रता, मित्रता में आपका जो आने वाला है, एक तो ये है विश्वास पात्र मित्र जीवन की, यहां से पात्र मित्र, यहां से लेकर कहां तक ही रहेगा,
रहेगा प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब यहां पर क्या है, अगर देखें तो बोल रहा है विश्वास पात्र मित्र मित्र जीवन की एक औषधि। देखिए विश्वास पात्र मित्र जो होता है वो आपके बारे में, पहली बात तो उसकी धारणाएं गलत नहीं होती हैं, और आपकी कोई भी चीज है अगर वो रहस्य है तो उसको रहस्य बने देना रहना चाहता है, और हर जगह आपके लिए वो खड़ा रहता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। अब उत्तम संकल्प यहाँ पर क्या है? उत्तम संकल्प का मतलब है कि जो जीवन में हम अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे या आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, उसमें हम हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं अरे भाई तुमसे ना हो पाएगा, तो आप ये तो बताते हो कि आपसे नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या आपने कभी ये बताने की कोशिश की कि वह क्यों नहीं कर सकता और क्या ऐसा कर ले कि वो उस चीज को कर पाएगा? तो ऐसे मित्र उत्तम संकल्पों वाले चाहिए। ठीक है, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यानी हमारे अंदर जो है जो अच्छे गुण हैं उनके प्रति हमको प्रोत्साहित करना और बुरे गुणों से हमको दूर रखना, ये विश्वास पात्र मित्र इस तरह का कार्य करते हैं। और जब हम हतोत्साहित हों यानी जब हम निराश हो जाएं तो वो हमें उत्साहित करके आगे की ओर बढ़ने के लिए कहें। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उत्साह पूर्वक एक अच्छा जीवन जीने के लिए वो हमारी मदद करें, यानी हमको आगे की ओर बढ़ाएं। जरूरी नहीं कि वो मदद धन ही नहीं होता है, बल्कि गुणों को विकसित करके भी लोग हमारी मदद या हम लोगों की मदद कर सकते हैं। एक सच्ची मित्रता उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता चाहिए होती है। ऐसी ही मित्रता तो सबसे बड़ी चीज है ना, आपका जो सच्चा मित्र होगा वो एक वैद्य की तरह होता है। आपकी जो है जो गलतियां हैं, जिनको एक तरह से बीमारी कह सकते हैं, उनको तरीकों से दूर करना, आपको आगे के लिए उत्साहित करना कि आपका जीवन ऐसे भी अच्छा चल सकता है, झूठ से बच के रहिए, मेहनत से डरिए नहीं, आलसीपना को छोड़ दीजिए, ये चीजें वो बताते हैं। और उसके बाद उनके पास धैर्य भी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको 25 बार समझाते हैं और फिर भी वही गलती कर लेते हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, आपको ऐसे करना है। तो ये धैर्य भी होना चाहिए। और दूसरा क्या है, कुसंग का जड़ स्वस्य भयानक होता है। देखिए ये बहुत अच्छा है। ये सेकंड जो रहेगा ये रहेगा कुसंग का ज्वर, और यहां से आप ले लेंगे इसको उठाती जाएगी। जाएगी, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बताते हैं। ये लगभग लगभग आता रहता है। आपके 7 सेट होते हैं तो 7 में से ये मान लीजिए 3 सेटों में इसको आना ही आना है, तो यहाँ और मित्रता से आना ही आना है, ये भी चीज है। तो कुसुम का जड़ सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्व्रत का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो बिल्कुल सही बात है, मित्रता में जो बात प्रताप नारायण मिश्र जी ने कही है, तो लेखक हमसे यही कहना चाहता है कि गलत लोगों की संगति जो होती है वो आपकी नीतियों को, आपकी अच्छाइयों को ही नाश नहीं करती है, बल्कि जो है बुद्धि का भी क्षय करती है। यानी बुद्धि भी आपकी खत्म हो जाती है, आप अच्छी बुद्धि के नहीं रह जाते हैं। तो एक बहुत भयानक होता है, यानी गलत संगत आपके लिए इतनी भयानक है कि आपकी अच्छाइयां आपकी बुराइयों में बदलती चली जाती है। आप गलत संगत में पढ़ के गलत चीजों को सीखते हैं, और जब गलत चीजों को सीखते हैं तब अच्छाई अच्छी चीजों से आप क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और उसमें कहा गया किसी युवा पुरुष की संगति अगर बुरी होगी तो वह पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो पैरों में बंधी चक्की का मतलब इससे आशय क्या है, अब आप समझिए। तो और नित्य आपको गड्ढे में गिरा दीजिएगा। अब चक्की आपके उसमें बंधी होगी, अगर मान लीजिए आप दलदल में घुसे तो आप तो नीचे चलते चले जाओगे। दलदल दलदल क्या है, गलती होगा, गलत संगति का। अब कोई नशा कर रहा है या कोई जुआड़ी है, अब उसके साथ आप संगत करोगे तो जुआ ही खेलोगे, नशा करोगे।
तो उससे क्या होगा, आपका घर बर्बाद होगा, आपकी बुद्धि भी होगी और आपका स्वास्थ्य भी जाएगा। तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज के आदतन चीजें हो जाती हैं, आपके अंदर उस चीज की आदत पड़ जाती है, तो उस आदत को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें ऐसी संगत से दूर रहना चाहिए कि आदत ही क्यों पड़े जिससे हमें छुड़ाना पड़े। और उसके बाद क्या कहते हैं, और अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो वो सहारा देने वाली बाहों की समान। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी चीजें बताएंगे, और उससे सीधी सी बात है, आपका विकास होगा, और विकास होकर के आप अच्छे रास्तों पे चलेंगे और आपका जीवन स्तर क्या हो जाएगा, धीमे धीमे करके उठता जाएगा। तो ये आपको सोचना रहता है, तो ये बहुत अच्छा है, और इसके आने की संभावना भी मैं ये कह सकता हूं बहुत ज्यादा है। तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें दो ही हैं। और इसके बाद ममता का मैं बता रहा हूं, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ, ये ममता का है, जरा ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। रोहतास दुर्ग, और यहां पर क्या है, विडंबना का कहां अंत है। का कहां अंत है। तो ये आपको बता दें, ये ममता का सबसे बड़ी बात तो है, इसके जो लेखक हैं वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये ध्यान रखिएगा। इसके कौन है, जयशंकर प्रसाद। ये जरूरी लिखना है, क्योंकि आप जब संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई हैं, और इसके लेखक देखिए, जब गद्य लिखेंगे तो लेखक लिखेंगे, और इसी जगह जब काव्य होगा तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी के इस पाठ से ली गई हैं, और इसके रचयिता, रचयिता यानी रचना करना, काव्य है चूंकि संगीत से है, तो उसमें उस तरह से देखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रसंग में जैसा लिखना हो कि वो छोटी चीजें, प्रसंग का मतलब क्या होता है ना, छोटी चीजें में बताना, जैसे कि मैंने मित्रता वाला बताया, कुसुम का जल, तो यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि हमको किस प्रकार की संगत करनी चाहिए, और उनसे किस प्रकार के हमारे फायदे और लाभ और हानि है, ठीक है, ये चीज भी लिख सकते हैं। अब यहां पर बात आती है, अश्वरोही, इसका एक ये है, अश्वरोही पास आया, और लास्ट में पास आया और चिर विश्राम गृह में जाती है, चिर विश्राम गृह में जाती है। अब इसी में से पहली बात तो आ जाएगा, और उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और बाकी ये है, क्या नाम है, क्या लिखूं से एक आ सकता है, भारतीय संस्कृत से जरूर आ सकता है। मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके लिए सही है, ज्यादा भी नहीं बताऊंगा। आ सकता क्या है, आएगा, क्योंकि 7 सेट हैं, तो 7 सेटों के लिए उसी हिसाब से काम होगा। भारतीय संस्कृत, सॉरी, ठीक है। अब यहां पर भारतीय संस्कृति जो है,
ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। पहला इसमें है भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भिन्न धर्मों, और यहां पर आ गया आपका लास्ट में देखने में आएगी। में आएगी। ठीक, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में लिख दे रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और एक इसमें से हो सकता है, यह एक नैतिक और यह एक नैतिक से, ये क्या है, सामाजिक एकता भी। एकता, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों। एक इसमें और है, आपके कितने हो गए, दो दो चार, 6 हो गए हैं। अब इसमें लिख देते हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब मेरे मन से, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर। ये यहां पर जो है, जैसे ईर्ष्या का यही अनोखा, ईर्ष्या का यही अनोखा, यहां से लेकर के आपका भोगनी पड़ती है। ठीक। रामधारी सिंह दिनकर, सॉरी। और इसके बाद इसका हो सकता है, मगर ऐसा ना आज तक हुआ। आज तक विकास करें। ठीक है। तो ये आप लोग इतना ये देख लीजिए, मैंने बहुत कम दिया आपको, और आएगा इतने में से ही। ठीक है। इसके बाद हो सकता है एक आधा कहीं से हो जाए। एक ये है, इसका एक और कर लीजिए, ईर्ष्या से बचने। ईर्ष्या से बचने और कम कर देगा। कम कर देगा। ठीक, ये हो गया।
इसके बाद इसको नोट करिए, इतने से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आपको, ये नोट कर लीजिए, बस इतना ही आपको तैयार करना है। देख लीजिए जितनी चीज बताई है ये आपके पास नोट रहना चाहिए पेपर होने के बाद मिलाने के लिए कि मैंने कितना कहा था। अब आते हैं पद्यांश में सूरदास। दास फर्स्ट, चरण कमल। बंदो हरिराई, यहां से आप ले लीजिएगा, एक ये है, हरिराई, एक ये हो गया आपका, इसको मैं अभी समझा भी दूंगा। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मन न भय 10-20। ऊधो मन न भय 10-20। इधर निर्गुण कौन देश को वासी। को वासी, ये देख रहे हैं। अब यहां पर अगर देखें तो सबसे पहले हम आते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लेंगे, अंधे को सपुत्र सही। इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण जी की यानी परमात्मा की चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि आपकी ही कृपा से, पंगु पंगु माने की लंगड़ा व्यक्ति, पर्वत को फांद जाता है या चढ़ जाता है, और अंधे को यानी जिसके आंखों के सामने अंधेरा है या अंधा है उसको सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा सुने सुनने लगता है, और गूंग पुनि बोले, पुनि माने दोबारा से, गूंगा दोबारा से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्रधारी, रंक माने की गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, वो राजाओं जैसा जीवन जीने लगता है। और कहते हैं सूरदास स्वामी करुणा में बार बंद होते हैं भाई, यानी सूरदास जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपसे बार बार वंदना करके बस आपकी भक्ति को ही चाहता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आवराधे। जिसमें कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, जब सखिया जो है अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं कृष्ण जी गोकुल हाल चाल लेने के लिए, तो उद्धव को सखियां घेर लेती हैं और कहती हैं हे उद्धव, हमारे पास 10-20 तो मन है नहीं। सीधी सी बात है, हर आदमी के अंदर एक मन होता है। तो बोले हमारे अंदर 10-20 मन नहीं है, एक ही तो था, वो कृष्ण के साथ चला गया है, वो कृष्ण के साथ चला गया है, कान्हा के साथ चला गया है। तो इंद्र को आराधे। अब हम अपने इष्ट देव देखिए, कृष्ण जो है उनके साथी थे, ठीक है, उनके प्रेमी थे, उनके इष्ट नहीं थे। तो बोले हमें इष्ट की भी तो पूजा करनी है, और लोग कहते हैं कि जब भी आप पूजन करें तो आपका ध्यान उस इष्ट की तरफ, उस देव की तरफ ही होना चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा का कोई फायदा नहीं। तो बताओ हम किस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करें। इंद्री शिथिल भई बिन केसों के, ज्यों देव बिन शीश। आपको मालूम है कि कोमा की कंडीशन क्या होती है, जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो कोमा जैसी कंडीशन आ जाती है, तो उसमें आदमी न पहचान सकता है, ना बोल सकता है, या कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन बोली, ऐसी ऐसी स्थिति हमारी हो गई है
कि हमारी इंद्रियां सब शिथिल हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर शरीर तो है, लेकिन हमारे पास अब सर नहीं है। जिस हमारी स्थिति वैसी हो गई है जैसे बिना सर का शरीर। और उसके बाद क्या है, आशा ता लाग रहा तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। यानी हर सांस में एक ही आशा लगी रहती है कि कान्हा अब आएंगे, अब आएंगे। और ऐसा लगता है कि करोड़ों वर्ष बीत गए हों। क्या बीत गए हों? करोड़ों वर्ष बीत गए। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के, आप तो उस कान्हा के या श्याम सुंदर के यानी कृष्ण जी के मित्र हो जो सकल जो के ये जो इस पूरे संसार के ईश्वर हैं। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे इष्ट भी आप हो और मेरे लिए सब कुछ मेरा आप हो। यानी सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं मेरी जनक, मेरे जनक, मेरी माता, मेरे भ्राता, मेरे मित्र और मेरे ईश्वर सब आप ही हो। मुझे केवल आपसे ही मतलब है। अब इसके बाद आती है बात, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौदे बूझत साज नाती। तो इसमें ये कहते हैं गोपियां जो है भ्रमर की अनुयुक्त के उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ये बताओ कि तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म है किस देश का रहने वाला है। जो निर्गुण ब्रह्म आप बता रहे हो किस देश का रहने वाला है। और हम तुम्हें शपथ दिला के ये सच सच पूछ रहे हैं, सच सच पूछ रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। अगर आप इसको समझो कि ये मजाक चल रहा है तो ये मजाक नहीं चल रहा है। और आप बताओ कि उसके पिता कौन है, यानी कौन जनक है, कौन है जननी, कौन नार को दासी। उनके पिता कौन है, उनकी माँ कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासियां कौन है। कैसे वरण वेश हैं कई रस के अभिलाषी, यानी कैसे वस्त्रों को धारण करते हैं, कैसा श्रृंगार करते हैं और किस तरह की चीजों को पसंद करते हैं। पावोगे पिन कियो आपनो जोर करोगे दासी, यानी आपनो जो रे करेगो घासी। यानी गोपियां उद्धव चिताएं थे हमें ये सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। छल कपट नहीं कर सकते अपने, नहीं तो अपने किए का फल पाओगे। सुनत मौन है रह बार सूर सवय मत नासी। और सूरदास जी कहती हैं गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुन करके कृष्ण जी बिल्कुल स्तब्ध रह गए, ठगे से रह गए। और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। तो ये इनमें से सूरदास जी में से आना है। ठीक है, अब आते हैं तुलसीदास में क्या हो सकता है। तुलसीदास का इंपॉर्टेंट जो है, अब अगर हम देख लें, ये वाला है पुर से निकसी। पुर से निकसी रघुबीर बधु। ये वाला है, ठीक है। ये आपका वन पथ पर से लिया गया है। और उसके बाद है रानी में जानी अजानी महा। शीस जटा, या आप ये कर लें बल्कि शीस जटा उर्बाहु विशाल। शीस जटा उर्बाहु विशाल। ठीक, एक ये हो गया। और एक है सुनि सुंदर बैन सुधारस। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। ये अब आते हैं रसखान पे। मानुष हो तो वही रसखान आ जाता है, लेकिन
रसखान में एक ये कर लीजिए, भूरि भरे अति शोभित श्याम जू। वैसे रसखान में आप मानुस हो तो वही रसखान, ये सारे उसका बता रहा हूं, मानुस हो तो वही रसखान, ये आपका, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जप माला छापा तिलक। ये किसका है? बिहारी लाल माला छापा तिलक, ये ठीक। नर की और नल नीर की और नर नील की, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं आपको और क्या बता दूं, महादेवी वर्मा से शायद वर्षा सुंदरी के प्रति, सौरभ भीना झीना शीला, रूपसी तेरा घना केस पास। एक और लिख लीजिए, रूपसी तेरा घना केस पास, ये महादेवी वर्मा का है। रूपसी तेरा घना केस पास, ठीक, ये हो गया। और उसके बाद जो है स्वदेश प्रेम है रामनरेश त्रिपाठी का, रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी, ये कवि हैं, स्वदेश प्रेम से है ये। सच्चा प्रेम वही है जिसकी, ये देख लीजिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी, ये वाला करना है बस। ठीक है, इतना बहुत है मेरे ख्याल से। अब जीवनी, यहां पर गद्य लिख लें हम लोग, गद्य की जीवनी और काव्य, कौन कौन आ सकता है भाई, ये देखना है हमें, काव्य की जीवनी। ठीक है, एक काम को खत्म करते हैं। बहुत लंबा है ये हिसाब किताब, आएगा बहुत कुछ। तो यहां पर आपको आचार्य राम शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, दो आप कर लीजिए। अगर तीन तीन करना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और आपके आ जाएंगे आप राजेंद्र प्रसाद को ले लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कवि में आप लेंगे सूरदास, तुलसीदास और ले लेंगे सुमित्रानंदन पंत को ले लीजिए आप।
या सुभद्रा कुमारी चौहान। सुमित्रा नंदन पंत को ही हम ले लेते हैं। पंत। अब इसमें ये लखनऊ के लिए यानी बाकी जगह आप सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ये आपका काव्य का है प्लस जो है जीवनी है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। संस्कृत में किस किस पाठ का आएगा? देखिए मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं आप जो है संस्कृत में 2 कर लीजिए, 3 चैप्टर करना है। वैसे संस्कृत में जरा देखिएगा, संस्कृत में वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीणा, और भारतीय संस्कृति। ठीक, ये आ गया। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो वाराणसी से कर लीजिए। ये किसके लिए है? ये हिंदी करनी है, इसकी संस्कृत की हिंदी करनी है। और प्रश्न उत्तर के लिए वाराणसी केन किम वर्धते, और भारतीय संस्कृति, ये ठीक, ये आपको इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए जो कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि आपने अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है और 3 घंटे की एक पेपर दे करके आप पास कर लेंगे, तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ये एक वीडियो को चलाने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आपने जब पढ़ा ही नहीं है कुछ, मैथ में आपने पढ़ा नहीं है, आपको ये नहीं मालूम कि फार्मूले क्या अप्लाई होंगे, कैसे क्या होगा, तो रट के तो आप 70 मार्क्स का नहीं जा सकते। हिंदी में भी है, आपने अगर क्लासेस ले रखी है रेगुलर, तो आपको इससे हेल्प ये हो जाती है कि आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मिल जाती हैं, तो आप उस पर फोकस ज्यादा कर लेते हो, और इससे आपका नंबर गेम हो जाता है, नंबर चेंज हो जाते हैं, बस फर्क इतना पड़ता है। तो इसलिए पढ़ना तो जरूरी है। और जिन लोगों का कहना यह है कि अगर आपने साल भर नहीं पढ़ाई की तो 3 घंटे पढ़ करके आप पास कर लेंगे, तो ये एक बकवास बात है। ऐसा नहीं होता है कि केवल 3 घंटे में, तो 3 घंटे की मूवी आपको कितनी मूवी याद हो सकती है, एंटरटेनमेंट रहता है, लेकिन बाकी 3 घंटे बाद आप कहाँ से कर लोगे? तो इसलिए सारी चीजें आपको पढ़नी जरूरी है। अभी भी आपके पास टाइम है, तो यू में भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो करिए इसको। और एक श्लोक तैयार करना है इससे। बाकी आपका काव्य है, ये सारी चीजें आप सॉरी, जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन आप लोग करिए। ये मैंने आपको इस पोर्शन को बता दिया है। ग्रामर पोर्शन में चीजें हैं, तो ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले तो आपका जैसे निबंध है, पत्र लेखन अगर आपका आ गया, तो हम आते हैं सबसे पहले ग्रामर पोर्शन पे। तो ग्रामर पोर्शन में अगर हम आ जाएं, तो जैसे पहले स्वपठित पाठ है वो अपने अपने हैं, तो उसको एक कहानी की तरह पढ़ लें आप। ठीक है, कौन से वचन कहाँ लगने हैं, कौन सा लकार लगना है, कैसे लगना है, तो ये चीजें आपको करनी है। इतना जो मैंने बताया है ये आपका 100% इतने में से आएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। ग्रामर पोर्शन की कोई भी क्लास, इतने वीडियो बनते हैं,
उन वीडियो में आप देख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका बेस्ट हो जाएगा। और हिंदी में अगर आप निबंध की बात कर रहे हैं तो निबंध कभी भी लर्न नहीं किया जाता है। अब आप 10th में हो तो थोड़ा सा आईक्यू आपका बेहतर हो चुका है। आप किसी भी बारे में जो अपना ओपिनियन होता है, यानी आपकी विचारधारा क्या है, आपके विचार क्या हैं उस विषय पर, ये चीज होती है महत्वपूर्ण। और वही हमें लिखना होता है, बस उसको सही से करना है कि रूपरेखा। जब रूपरेखा आप निबंध में लिखते हैं, अब रूपरेखा यानी कि मान लीजिए बेरोजगारी है, ठीक है, अगर ये आप लिख रहे हैं बेरोजगारी, तो यहाँ पर अब भाई चीजें क्या है, सबसे पहले बेरोजगारी अगर आपका हुआ तो रूपरेखा, रूपरेखा का मतलब होता है आउटलाइन इंग्लिश में। तो ये जो रूपरेखा है तो इसमें सबसे पहले क्या है, ठीक, बेरोजगारी, सबसे पहले आप उसके बारे में लिखेंगे प्रस्तावना। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना आप क्या डालेंगे ये आपको देखना है। प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद क्या है, बेरोजगारी के कारण। अब बेरोजगारी के कारण में कई कारण है। एक तो जनसंख्या का वृद्धि होना, लिटरेसी रेट का कम होना, लोगों की समझ कम होना, ठीक है, ये चीजें हैं। और फिर जनसंख्या क्यों बढ़ी, फिर उनके उपाय क्या हो सकते हैं। सभी के लिए तो सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। जो आज के समय में जो लोग दौड़ते हैं कि हमने पढ़ लिया, हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई भी जब आप कोर्स करते हैं, हाई स्कूल करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, या कोई आप अन्य कोर्स करते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें ये नहीं बोल रखी होती है कि आप ये कोर्स कीजिए और आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप अपने में से ये भूत उतारिए, आप अपने अंदर स्किल्स पैदा कीजिए। उसके बाद अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो आपको लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पास स्किल है नहीं, आप नॉर्मली ऐसे कोई चीज कर लेते हैं और उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब मांगते हैं। तो यही चीजें हैं, बेरोजगारी के कारण में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि किसी बेरोजगारी, या मैं किसी राजनीतिक वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक बात बता रहा हूँ आपको जो सही बात है। और ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, 3 घंटे में सब कुछ नहीं हो सकता है, तो इसलिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कल आपके बड़े क्वेश्चन डाले जाएंगे मैथमेटिक्स के, मैंने एमसीक्यूज करा दिए थे, उसके बाद साइंस के डाले जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं कि कितनी चीज़ें इसमें आई, तो ये भी मुझे चाहिए होगा। तो मैं आपका ओपिनियन जरूर चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है, और मैं अपने में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि मित्रता में है, आप सब मेरे मित्र हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे मित्र हैं, तो अपने मित्रों से, सच्चे मित्रों से मैं ये चाहूँगा कि वो बताएं कि क्या-क्या इसमें किया जा सकता है। थैंक यू। इसको ज़रूर तैयार करें, और अभी से तैयार करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, और जिनका ऑलरेडी तैयार है उनको इस इन चीज़ों से नंबर बढ़ाने में सही रहेगा। थैंक यू।